हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीआईबी 2024 एवीएफएम के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ आंसर नहीं देंगे बल्कि हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट फील करो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए हैं। तो दोस्तों देखिए, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हमारे 24 के एग्जामिनेशन हुए थे वो मेमोरी बेस्ड है। पहले आप ट्राई कीजिए कि खुद से आंसर देने का। देखिए आपने क्या पढ़ रखा है, कितना कंसेप्ट आप अप्लाई कीजिए, अपने कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द 5 स्टेप इन्वॉल्व इन द MBO। यानी MBO क्या होता है दोस्तों? MBO होता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, राइट। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे जो कि आपको मैनेजमेंट एग्जाम ये MBO से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक के 5 स्टेप का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? यही पूछ रहा है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का 5 स्टेप का करेंट सीक्वेंस क्या है। चलिए ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइज गोल, मॉनिटर प्रोग्रेस, कम्युनिकेट गोल टू एम्प्लॉय, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड प्रोग्रेस। ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन एक इशू है। MBO के अकॉर्डिंग पहला स्टेप हमेशा गोल सेट करना होता है, राइट। लेकिन मॉनिटर प्रोग्रेस का स्टेप बाद में आता है। जब अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया और गोल कम्युनिकेट कर दिए हो तभी तो उसे मॉनिटर करेंगे। इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्रोग्रेस मॉनिटर पहले ही लिख दिया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है कम्युनिकेट गोल टू एम्प्लॉय, इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड प्रोग्रेस। इस ऑप्शन में पहला स्टेप ही गलत है। हम गोल को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं बिना उन्हें सेट किए? पहले टॉप मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन गोल इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तभी हम उन्हें एम्प्लॉय तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। देखिए इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ऑप्शन सी को देखते हैं, इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कम्युनिकेट गोल टू एम्प्लॉय, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड प्रोग्रेस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले गोल सेट किया जाता है, फिर उन्हें एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट किया जाता है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी एसेंशियल है, फिर हम प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं और आखिरी में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके रिवार्ड देते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन डी को देखते हैं, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल, कम्युनिकेट गोल टू एम्प्लॉय, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड प्रोग्रेस। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन तब होता है ना जब गोल ऑलरेडी सेट कर चुके हों, इसलिए ये स्टेप सीक्वेंस में पहले नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो जो इसमें सीक्वेंशियल स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे के क्वेश्चन में और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट आर द टू मेन्स, मैं इससे थोड़ा नीचे कर देता ताकि क्वेश्चन आपको सही से दिखे। यस, व्हाट आर द टू मेन एडवांटेज ऑफ AI हब। यानी जो हमारा AI हब होता है उसका 2 मेन एडवांटेज क्या है, राइट। तो देखते हैं, चलिए ऑप्शन को एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए का राइट, प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग सेशन ऑन मशीन लर्निंग एंड AI टू कंपनी वर्ल्ड वाइड। ये ऑप्शन थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि जो हमारा AI हब होता है ना वो डायरेक्टली ट्रेनिंग सेशन ऑफर नहीं करता। इसका फोकस है हाई क्वालिटी रिसोर्स पे। किस पे फोकस है? हाई क्वालिटी रिसोर्स, राइट, और प्राइवेट शेयरिंग पर, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है, इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी मशीन लर्निंग रिसोर्स बिल्ड बाय गूगल टीम एंड अलाउ बिजनेस टू शेयर मशीन लर्निंग रिसोर्स प्राइवेटली विद देयर कंपनी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। AI हब के 2 मेजर बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है गूगल एक्सपर्ट के बनाए हुए हाई क्वालिटी मशीन HQM, और ये हाई क्वालिटी मशीन लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है, गूगल के द्वारा बनाया, गूगल के एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया, जिसमें प्री ट्रेंड मॉडल, डेटा सेट और टूल शामिल हैं। और दूसरा, ये कंपनी को अपने अंदर मशीन लर्निंग रिसोर्सेज को प्राइवेटली शेयर करने की फैसिलिटी देता है। यानी कंपनी को अपने अंदर मशीन लर्निंग रिसोर्स की ML रिसोर्स जिसको बोलते हैं प्राइवेटली शेयर करने की फैसिलिटी देता है, कोलैबोरेशन और इनोवेशन को प्रमोट करता है। तो ये सबसे सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी कर रहा है कि इट इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ AI हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपर टू यूज इन देयर वर्क। तो इस ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। AI हब का फोकस रिसोर्सेज और प्राइवेट शेयरिंग पे होता है। मैं बोला ना, रिसोर्सेज और प्राइवेट शेयरिंग, ना कि डायरेक्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने पर।
तो डेवलपर को टूल और रिसोर्स तो मिलते हैं बट इट इज़ नॉट अबाउट हार्डवेयर कलेक्शन, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन डी का रहा है इट गारंटीज इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल इन प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। एआई हब का प्राइमरी फंक्शन इमीडिएट डिप्लॉयमेंट इंश्योर करना नहीं है, ये प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है, लेकिन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट एक अलग प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। एआई हब के दो मेजर बेनिफिट होते हैं, हाई क्वालिटी मशीन लर्निंग सोर्स और प्राइवेट शेयरिंग कैपेबिलिटी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने भी यही आंसर दिया होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। चलिए ऑप्शन को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। ऑप्शन ए का रहा है, आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन कर रहा है दिस शेयर प्रोवाइड शेयर होल्डर विद अ फिक्स डिविडेंड एंड वोटिंग राइट इन द कंपनी डिसीजन। देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड तो मिलता है, राइट, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ये जो वोटिंग राइट लिखा है ना, वो नहीं होता है, राइट। वोटिंग राइट किसके पास होता है, तो वोटिंग राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होता है, राइट। वोटिंग राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता है, राइट। चलिए ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी का रहा है कि दिस शेयर आर इशूड ऑन कंडीशन दैट कंपनी विल रिडीम देम आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड और अर्लियर एंड मे इंक्लूड अ कॉल ऑप्शन फॉर द कंपनी टू रिडीम ए स्पेसिफिक टाइम एंड रेट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद या स्पेसिफिक डेट पे रिडीम करती है, यानी वापस खरीद लेती है। कभी कभी कंपनी के पास कॉल ऑप्शन भी होता है जिसमें वो शेयर को अर्ली रिडीम कर सकती है, ऑफन एट अ प्रीमियम रेट, राइट। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद या स्पेसिफिक डेट पे रिडीम करती है, यानी वापस खरीद लेती है। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी का रहा है दिस शेयर गारंटीज शेयर होल्डर अ शेयर इन द सरप्लस व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। तो ये ऑप्शन गलत है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के वाइंड अप होने पे कोई सरप्लस गारंटी नहीं है। देखिए दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि बी ऑप्शन मैंने कर लिया तो हो गया, नहीं। प्रत्येक ऑप्शन को देखिए, प्रत्येक ऑप्शन में कुछ कंसेप्ट है, उसको समझिए क्यों ये गलत है। अपने दिमाग से सवाल पूछिए क्यों ऑप्शन सी गलत है। ये जो लिखा गया है कि दिस शेयर गारंटी शेयर होल्डर अ शेयर इन द सरप्लस, क्यों गलत है। जब आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी तो आप समझेंगे, वही मैं क्लियर करवा रहा हूँ आपका। तो इसीलिए हर एक ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शन क्यों गलत है समझिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी के वाइंड अप होने पे कोई सरप्लस गारंटी नहीं करता है। इसमें प्राइमरीली फोकस होता है दो चीज़ पे, पहला क्या है रिडेम्पशन पे और दूसरा क्या है फिक्स डिविडेंड पे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन से आप कितना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में फिक्स डिविडेंड मिलेगा, कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, वोटिंग राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलता है। इसमें आप कंपनी जो है वापस उस शेयर को खरीद सकती है स्पेसिफिक पीरियड के बाद, या कॉल ऑप्शन भी यूज कर सकती है जहाँ भी उसे प्रॉफिट दिख रहा हो। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि दिस शेयर कैन बी कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी शेयर एट द शेयर होल्डर डिस्क्रिप्शन। ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ लिखा गया है ना, ये किसके लिए लिखा गया है। ऐसा शेयर कौन सा होता है, कन्वर्टेबल शेयर होता है। क्या होता है, कन्वर्टेबल शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप देखिए एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, कन्वर्टेबल शेयर क्या होता है, वैसा शेयर जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर होल्डर के डिस्क्रिप्शन पर। तो ना कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। 4 कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको फाइनेंस के, यदि आपको AVFM के इस तरह के ट्रिकी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो हमारा दोस्तों AVFM का क्रैश कोर्स आपके सामने मौजूद है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 5 सब्जेक्ट को क्लियर करना है, तो कैसे करें। तो ऑब्वियसली मैं आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप क्रैश कोर्स में इनरोल हो जाइए, आपको केवल उतना ही कंटेंट दिया जाएगा जो कि पिछले 3 से 4 एग्जामिनेशन जो हुए हैं उससे पूछे गए हैं। 70% चांस है कि आपको उसी कंसेप्ट पे सवाल रिपीट होगा, और 30% चांस है तो आपको 50 मार्क्स ही तो लाना है, 100 मार्क्स तो लाना नहीं है। समझ रहे हैं। तो आपको यदि टाइम की कमी है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट है, आप चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल जितना मुझे क्वेश्चन मिल जाए, जितना मुझे कंसेप्ट मिल जाए, उतना से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो दोस्तों आप हमारे क्रैश कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। क्रैश कोर्स का यही पर्पज होता है। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही जवाब है। तो रिडेबल प्रेफरेंस शेयर के की फीचर ये होती है कि कंपनी उन्हें एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिडीम करना पड़ता है, और फिक्स डिविडेंड के साथ इन शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, राइट। चलिए, तो ये है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोनिम स्मार्ट का, आज हम स्मार्ट गोल के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी कॉमन होता है। और अगर आपको पहला सवाल देखते हैं कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन ये देखते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली।
तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस स्मार्ट गोल को डिफाइन करते वक्त ये 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। मैं आपको पांचों क्राइटेरिया के बारे में पहले समझा देता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिक। आपके गोल क्लियरली डिफाइंड और स्पेसिफिक होने चाहिए, भेग या ब्रॉड स्टेटमेंट से बचना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल, मेजरेबल का मतलब कि आपके गोल को मेज़र करना पॉसिबल, इट शुड बी मेजरेबल, मतलब आप अपने गोल को मेज़र करना पॉसिबल होना चाहिए जिससे प्रोग्रेस ट्रैक किया जा सके। अचीवेबल, अचीवेबल का गोल मतलब गोल रियलिस्टिक होना चाहिए जो रिसोर्सेज और टाइम फ्रेम के अंदर अचीव किया जा सके। रियलिस्टिक, ये गोल आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो, ये गोल जो भी आपने गोल डिसाइड किया है आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन हो। और टाइमली, हर गोल का एक क्लियर डेडलाइन होना चाहिए जो अर्जेंसी और फोकस क्रिएट करे, ठीक है। तो आप समझ गए, स्पेसिफिक का मतलब कि क्लियरली डिफाइंड गोल, मेजरेबल का मतलब कि आपके गोल को मेज़र करना पॉसिबल होना चाहिए ताकि प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकें। अचीवेबल का मतलब कि गोल रियलिस्टिक होना चाहिए जो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर किया जा सके। रियलिस्टिक मतलब कि ये गोल आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो। और टाइमली मतलब कि हर एक गोल का टाइम आना चाहिए। अब देखते हैं इसके ऑर्डर को। पहला कह रहा है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। ये ऑप्शन गलत है, स्मार्ट गोल के कंटेक्स्ट में फिट नहीं होता है। गोल सेटिंग में एक्यूरेसी या सिंपलिसिटी का रोल कम होता है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड होना। चलिए ऑप्शन सी को पहले बात करते हैं। सॉरी, ऑप्शन ए तो हमने देख लिया, ठीक है। ऑप्शन बी में आते हैं स्पेसिफिक, मैनेजेबल। यहाँ देखिए मैनेजेबल वर्ड लिखा गया है, ये गलत है क्योंकि ये वर्ड स्मार्ट गोल सेट करने के कंटेक्स्ट में फिट नहीं होते। गोल सेटिंग में एक्यूरेसी या सिंप्लिसिटी का रोल है, इस सिंप्लिसिटी का रोल कम होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होना होता है। ऑप्शन सी का रहा है स्पेसिफिक, मैनेजेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ये ऑप्शन में कुछ वर्ड सही हैं जैसे स्पेसिफिक हुआ, अचीवेबल हुआ, लेकिन मैनेजेबल वर्ड जो है ना ये स्मार्ट क्राइटेरिया में यूज नहीं होता है। स्मार्ट में मेजरेबल और रेलिवेंट की एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन डी का रहा है स्ट्रेटजिक, मेजरेबल, तो ये गलत है। ऑप्शन ए नंबर सही है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो ऑप्शन ए याद रखिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली, ये स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीलियर्स मॉडल एंड इट्स अप्रोच टू रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि हीलियर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द मीन वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो एंड एज्यूम नो कोरिलेशन अमंग कैश इनफ्लो। ये ऑप्शन गलत है। देखिए हीलियर्स मॉडल का जो मेन फोकस है ना वो वैल्यू पर नहीं होता है, राइट। मेन फोकस वैल्यू पर नहीं होता है बल्कि ये एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन पर फोकस करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मीन वैल्यू, राइट। तो इतनी सिंप्लिसिटी से रिस्क को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये चीज़ है। तो यही कह रहा है कि हीलियर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन मीन वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड एज्यूम नो कोरिलेशन, ये इसीलिए गलत है, राइट। चलिए अगला सवाल ऑप्शन बी देखते हैं। हीलियर्स मॉडल फोकस ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो सजेस्टिंग दैट रिस्क इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश इनफ्लो। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हीलियर्स मॉडल जो होता है वो हीलियर्स मॉडल एनपीवी का यूज़ करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क को मेजर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, रिस्क को मेजर करना है, तो वहाँ पे एनपीवी का यूज़ किया जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिस्क का एक इंडिकेटर माना जाता है। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, यदि एसडी हाई है, राइट, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि कैश इनफ्लो में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यदि हाई होता है तो रिस्क आपका ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि हीलियर्स मॉडल एज्यूम दैट कैश इनफ्लो आर परफेक्टली कोरिलेटेड मीनिंग द बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो इज आइडेंटिकल इन ऑल ईयर। तो ये भी गलत है। हीलियर्स मॉडल ये एज्यूम नहीं करता है कि कैश इनफ्लो परफेक्टली कोरिलेटेड होते हैं। इन रियलिटी इनफ्लो हर ईयर डिफरेंट हो सकता है और मॉडल को फोकस उनकी वेरिएबिलिटी पे होता है। मॉडल का फोकस कहाँ पे है कि ये जो कैश फ्लो है वो जो उसके वेरिएबिलिटी पे फोकस होता है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि कैश फ्लो हर एक साल सेम ही रहेगा, आइडेंटिकल ही रहेगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि हीलियर्स मॉडल स्टेट दैट इफ कैश फ्लो आर अनकोरिलेटेड कैश इनफ्लो इन एनी पार्टिकुलर ईयर आर डिपेंडेंट ऑन कैश फ्लो इन अनदर ईयर। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अगर कैश फ्लो अनकोरिलेटेड है तो ये इंडिपेंडेंसी को सजेस्ट करता है, ना कि डिपेंडेंसी को, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। हीलियर्स मॉडल एनालिसिस के लिए एनपीवी, मैं फिर से बता दूं, हीलियर्स मॉडल एनालिसिस के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होने का मतलब रिस्क ज़्यादा होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब के सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 2024 में आए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेस्ड ऑन द ग्रोथ
growth zero model, what would be the fair price of a share if XYZ Limited is expected to pay a constant dividend of ₹3 per share and investor required a 12% rate of return? चलिए ऑप्शन ए कर रहा है 36, तो ये ऑप्शन गलत है। हम जीरो ग्रोथ मॉडल का यूज कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, दो वर्ड में बता रहा हूँ, क्या कांस्टेंट डिविडेंड, राइट, और क्या है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कांस्टेंट डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे शेयर का क्या निकाला जाता है, फेयर प्राइस निकाला जाता है, शेयर का फेयर प्राइस निकाला जाता है, राइट। कैसे निकाला जाता है, तो डिविडेंड को हम लोग नॉमिनेटर में लिख देते हैं और जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि इस केस में आपका जो है वैल्यू गलत 36 नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन है 25, तो आपका डिविडेंड कितना है यहाँ पे ₹3 है, अच्छा, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो रेट ऑफ रिटर्न 12% यानी 0.12 होगा। तो इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको 25 ही देगा, राइट। तो 25 सही है इसका आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। 20 भी बिल्कुल नहीं होगा और 30 तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ग्रोथ जीरो मॉडल का आप यदि फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, जो आपको क्या कहलाएगा, दैट इज़ योर फेयर प्राइस, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा पेस्टल एनालिसिस का पेस्टल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल फैक्टर समझने में हेल्प करती है। चलिए, तो पेस्टल एनालिसिस में कौन सा एडवांटेज नहीं है ये पूछा जा रहा है। चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो है, क्योंकि पेस्टल का काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव टूल है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालाइज करने के लिए कॉस्टली रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैंने क्या बोला, पेस्टल एनालिसिस है किसके लिए, तो पेस्टल एनालिसिस एक ऐसा टूल होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल फैक्टर समझने में हेल्प करता है। अब आप एक चीज़ बताइए, पेस्टल एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टूल है, नॉट एडवांटेज कहा गया, ये तो एडवांटेज है ही, क्योंकि आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, तो इसके लिए कॉस्टली रिसोर्स की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको वैल्यूएबल इनसाइट बिना हाई कॉस्ट का मिल जाएगा, बिना ज़्यादा खर्चा का मिलेगा। ऑप्शन बी कह रहा है इजी फ्रेमवर्क, ये भी सही है। पेस्टल एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड और सिंपल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन इजीली एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यही होता है कंसेप्ट, आपको मैंने समझाया ना कि पेस्टल एनालिसिस करते क्या है, हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, राइट। तो फ्रेमवर्क भी काफ़ी आसान होता है, इसका यूज़ करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑप्शन सी कह रहा है डीप अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही। पेस्टल एनालिसिस का एक मेजर एडवांटेज है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। फैक्टर्स जैसे पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करके आप फ्यूचर रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है इमीडिएट फाइनेंशियल गेन, ये गलत ऑप्शन है। पेस्टल एनालिसिस इमीडिएट फाइनेंशियल गेन नहीं गारंटी करता, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक टूल है जो कि आपको मार्केट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फाइनेंशियल गेन पे नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत है। ऑप्शन ई कह रहा है अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन भी सही है। पेस्टल एनालिसिस आपको चेंजिंग मार्केट ट्रेंड, राइट, आपका जो मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, चेंजिंग मार्केट ट्रेंड और एक्सटर्नल फैक्टर को आइडेंटिफाई करने का मौका देता है, जिससे आप पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये एक मेजर स्ट्रेटजिक बेनिफिट है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नॉट पूछा गया था तो यही हमारा डी नंबर सही होगा। तो पेस्टल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजिक टूल है, लेकिन ये इमीडिएट फाइनेंशियल गेन के लिए यूजफुल नहीं होता है, राइट। चलिए, तो दोस्तों, यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये मुझे मोटिवेट करेगा इस तरह के कंटेंट को और बनाने में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन कन्वर्जन प्राइस डिवेंचर के बारे में सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो कन्वर्जन प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस होता है डिवेंचर का इशुएंस के समय पे, तो ये ऑप्शन गलत है। कन्वर्जन प्राइस डायरेक्टली मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं होता है जब डिवेंचर इशू होता है, ठीक है। इंस्टेड इसको यूजुअली हम लोग प्रीमियम पे सेट करते हैं, ये गलत है। बी कह रहा है कि कन्वर्जन प्राइस इज स्टैब्लिश एट लेवल 20 to 30% हायर देन द करंट मार्केट प्राइस एंड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डिवेंचर, ये सही है। देखिए, कन्वर्जन प्राइस मार्केट प्राइस से ना, ये हमारा मार्केट प्राइस है, उससे 20 से 30% हायर रेट पे सेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशुएंस, और ये अनचेंज रहता है,
ये जो हमारा CP है ये क्या रहता है, अनचेंज रहता है, ये अनचेंज रहता है, पूरे डिवेंचर की लाइफ तक ये अनचेंज रहता है। इससे इन्वेस्टर को और कंपनी को स्टेबिलिटी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। तो मार्केट प्राइस से 20 से 30% पे कन्वर्जन प्राइस को सेट करते हैं और ये बिल्कुल अनचेंज रहता है। ऑप्शन सी कर रहा है कि कन्वर्जन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कन्वर्जन प्राइस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है कंपनी के टोटल शेयर इशू से। इट हैज़ नो रिलेशन विद कंपनी शेयर इशू। ये एक फिक्स प्राइस होती है जो कि मार्केट प्राइस पे सेट की जाती है विथ प्रीमियम। ऑप्शन डी कर रहा है कि कन्वर्जन प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन एंड कंपनी परफॉर्मेंस। ये भी गलत है। कन्वर्जन प्राइस एक बार सेट होने के बाद फ्लक्चुएट नहीं करता बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। इन्वेस्टर को सर्टेनिटी मिलती है एक फिक्स प्राइस से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कन्वर्जन प्राइस एक प्रीमियम पे सेट होती है और पूरे डिवेंचर लाइफ तक सेम रहती है। मार्केट के फ्लक्चुएशन से ये अफेक्ट नहीं होती है। राइट फ्रेंड्स, हमने 100 क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं और ये जो क्वेश्चन का सेट है ना, हमने अपने कैप्सूल कोर्स में, क्रैश कोर्स में सब में डाल रखे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द DTL, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज एंड इट्स कैलकुलेशन। ऑप्शन ए कर रहा है कि DTL इज द सम ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज EBIT अपॉन EBT प्लस कंट्रीब्यूशन। आई थिंक ये फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं, सही है, ये प्लस है यहाँ पे, ये दोनों का जोड़ है। चलिए, तो ये ऑप्शन गलत है। DTL को फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेज का सम नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों का सम मान लीजिएगा DTL को कि ये प्लस किया गया, देख रहे हैं ना, एक ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, बल्कि ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन भी करा है डिफरेंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन सी करा है प्रोडक्ट, हाँ ये सही है। DTL जो होता है ना, DTL को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, EBIT अपॉन EBT मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है DTL। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आपका EBIT कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप, EBIT है, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं DTL के लिए। इसका मतलब कि DTL कंपनी के ओवरऑल सेंसिटिविटी को मेजर करता है, जो कि EBIT के सेल्स रिवेन्यू में चेंज से होता है। राइट, चलिए अब अगला है कि नेक्स्ट है कि DTL इज अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीवरेज कैन बी कैलकुलेटेड एज ये कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये तो ऑप्शन इज अ परसेंटेज चेंज इन द सेल डिवाइड परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये गलत है। ठीक है, DTL ये तो नहीं है। तो याद रखिएगा, DTL जो है दोनों का प्रोडक्ट होता है, एक फाइनेंशियल लीवरेज और एक हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज, इज कॉल्ड टोटल लीवरेज। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का जो कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। चलिए पहला ऑप्शन कर रहा है कि टू प्रोवाइड इमीडिएट फंड टू इस्टेब्लिश स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का फोकस इस्टेब्लिश स्टार्टअप को इमीडिएट फंड देने पर नहीं था, बल्कि नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने पे था। ऐसा नहीं कि हमको इमीडिएट फंड देना है नए स्टार्टअप को, राइट, ऐसा नहीं है, बल्कि नए स्टार्टअप को और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने पे था। टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट नंबरस जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये ऑप्शन सही है। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और नए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू इसका एम था स्टार्टअप इकोसिस्टम को फॉस्टर करना और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना। ऑप्शन सी करा है टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप थ्रू स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी मेजर। तो ये तो बिल्कुल गलत है। एक्शन प्लान का एम स्टार्टअप की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट और प्रमोट करना है। ऑप्शन डी करा है टू इनकरेज स्टार्टअप टू रिलोकेट टू अर्बन एरिया फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी गलत है। एक्शन प्लान का फोकस स्टार्टअप को अर्बन एरिया में रिलोकेट करने पर नहीं था, बल्कि उन्हें हर जगह से सपोर्ट देने पर था, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का एम था लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन। राइट, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस डिस्क्राइब करता है डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच को वैल्यूएशन में। तो आइए ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेयर अ बायर विल नॉट पे मोर फॉर प्रॉपर्टी दैन द कॉस्ट ऑफ कंपेरेबल प्रॉपर्टी विद सेम यूटिलिटी। तो ये ऑप्शन सही है। डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच को समझने का ये सबसे बेहतर तरीका है। इस अप्रोच का मूल मंत्र है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कोई भी बायर किसी प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देगा अगर उसी यूटिलिटी की कोई कंपेरेबल प्रॉपर्टी कम दाम पे मिलती है। वही होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
ऑप्शन बी कर रहा है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज वेयर अ बायर विल पे मोर फॉर प्रॉपर्टी इफ यूटिलिटी कैन बी इनहांस एनालिस्ट बेस देयर एस्टिमेट ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू रेदर देन मार्केट प्राइस दिस मेथड इन्वॉल्व 5 स्टेप। तो ये ऑप्शन गलत है। हाईएस्ट और बेस्ट यूज प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है जो डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच का पार्ट नहीं है, ये वैल्यूएशन का एक अलग तरीका है। ऑप्शन सी का राइट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट डोमिनेंस वेयर अ बायर कंपेयर अ प्रॉपर्टी मार्केट पोजीशन टू डोमिनेट कॉम्पिटिटर एनालिस्ट यूज अ मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा टू डिटरमाइन द वैल्यू। ये भी गलत है। मार्केट डोमिनेंस का फोकस करता है जो कि डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच का नहीं है और रेवेन्यू जनरेशन वाला भी नहीं है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। याद रखिएगा कि डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच को प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस समझा जाता है। अगर चलिए तो ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एग्जिट स्ट्रेटजी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है एग्जिट स्ट्रेटजी को वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग में? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि इट इज़ द इनिशियल स्टेप इन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग फोकसिंग ऑन, ऑब्वियसली बात है इनिशियल स्टेप कैसे होगा, ठीक है, जबकि स्टार्टअप फंडिंग सिक्योर एग्जिट स्ट्रेटजी का ये पार्ट नहीं है। इट इज़ अ मिड टर्म स्ट्रेटजी, ये भी गलत है। देखिए ये जो हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करता है, जबकि एग्जिट यहाँ लिखा गया ना परफॉर्मेंस ऑफ द, तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि हमारा एग्जिट स्ट्रेटजी जो होता है ना वो फाइनल स्टेप होता है जो इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने से संबंधित है। ऑप्शन सी का राइट इज अ फाइनल स्टेप इन द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग डिजाइन टू जनरेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल गेन विद द फेस्ट पॉसिबल लॉस, राइट, यही होता है हमारा एग्जिट। द स्ट्रेटजी इंक्लूड ऑप्शन लाइक IPO, एक्विजिशन, प्रमोटर, आउटसाइडर परचेजिंग। यस दिस इज करेक्ट, ये ऑप्शन सही है। एग्जिट स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग का फाइनल स्टेप होता है। इसमें कुछ कॉमन एग्जिट स्ट्रेटजी शामिल हैं जैसे IPO, एक्विजिशन, सेकेंडरी सेल। इसका मेन गोल होता है इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना और रिस्क को मिनिमाइज करना। ऑप्शन डी का राइट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। गलत, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता है जबकि एग्जिट स्ट्रेटजी का फोकस इन्वेस्टमेंट पे है। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। आप देख सकते हैं इस प्रकार का हमारे पास टोटल क्वेश्चन का सेट है जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप यदि अवेल करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। हमारे पास इस तरह के पिछले 3 एग्जाम जो है उसके सेट भी अवेलेबल है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, यदि आप इसका पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्ट 2 और भी लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।